नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आपका स्वागत है। नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आपका स्वागत है। नहीं, बिल्कुल इस पंक्ति को 2 बार बोला गया है और यह जानबूझ करके बोला गया है ताकि आप यह सुनकर के अंतर महसूस कर सकें कि दोनों पंक्तियों में से कौन सी पंक्ति ज्यादा शुद्ध आप सुनाई देती है और कौन सी पंक्ति आपको अशुद्ध लगती है। एक बार फिर से मैं बोल करके बताता हूं। नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आपका स्वागत है। नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। जी हाँ, दूसरे बार जो बोली गई पंक्ति है वह निश्चित तौर पर शुद्ध है। तो आज जैसा कि आप समझ रहे हैं कि हम बात करने वाले हैं शुद्ध बोलने की कला पर, और किसी भी भाषा को बोलने के लिए सबसे पहले उसके वर्णमालाओं को शुद्ध शुद्ध बोलने का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। वर्णमालाओं के आधार पर ही शब्दों का निर्माण होता है। अगर आप शुद्ध वर्णमाला बोलना सीख जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप शब्दों को शुद्ध बोल पाएंगे और तब आप वाक्यों को भी शुद्ध बोल पाएंगे। तब आप जो संप्रेषित करना चाहते हैं वस्तुतः वह आप संप्रेषित कर पाएंगे। अन्यथा आप कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ और रहे होते हैं। उदाहरण के लिए अगर ये कहा जाए कि आप भगवान शंकर की पूजा करते हुए कहते हैं, हे भगवान शंकर मुझे ज्ञान दो, और अगर आपके उच्चारण शुद्ध नहीं है, आपको श की ध्वनि नहीं मालूम है, तो आप कह रहे होंगे, हे भगवान शंकर मुझे ज्ञान दो। तो यहाँ शंकर शब्द का जो अर्थ है वह अर्थ से अनर्थ में बदल जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग हिंदी वर्णमाला के वर्णों की मानक ध्वनियों को जानेंगे, उसके बाद हम शब्दों की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले वर्णमालाओं की ध्वनियों को सीखते हैं। ऐसा ही होता रहा है। अनौपचारिक रूप से हम सबसे पहले शब्द और वाक्यों को सीखते हैं, लेकिन जब कभी भी हम औपचारिक रूप से सीखने के लिए विद्यालय में जाते हैं तो हमें सबसे पहले वर्णमालाओं का कैसे उच्चारण हो ये सिखाया जाता है। तो मैं लिख रहा हूं, आप सब इसको पढ़ सकते हैं। आप सबको पता होगा कि ये क्या है। इसको अमूमन हमारे यहाँ बिहार में क बोला जाता है, और हर वर्णमाला को बोलते हुए हर क्षेत्र के विशेषताओं को ग्रहण करके हम ध्वनि उच्चारित करते हैं, जिस वजह से हमेशा गड़बड़ी होती है। जैसे इसको बिहार में क बोलते हैं, और अगर आप उत्तर प्रदेश में खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाएं तो इसको कै बोलते हैं। क क ख ग घ। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे तो कै ख गै घै, और भी आप दूर जाएंगे तो इसके उच्चारण और भी बदलते चले जाएंगे। ये सब उसके क्षेत्रीयता की वजह से होती है। अब जरा सोचिए कि अगर इसको क बोलें, अगर इसका शुद्ध उच्चारण क होगा, तो अगर इसमें हम लिखें तब तो इसको हमको बोलना चाहिए कबूतर, जबकि हम बोलते क्या है? कबूतर। ये कबूतर नहीं हो करके ये कबूतर होता है। तो इसका मतलब जो हम क का उच्चारण करते हैं वह क्षेत्रीय प्रभाव की वजह से अशुद्ध करते हैं। तो इसकी शुद्धता क्या होगी? हर क्षेत्र का अपना कुछ न कुछ विशेषताएं होती है, भाषा के ऊपर होती ही है। तो इसके लिए एक मानक ध्वनि का स्वरूप स्थापित किया गया है। जिस मानक ध्वनि के स्वरूप को हम समझ पाएंगे वर्णों में, उस आधार पर हम समझ पाएंगे कि यह शुद्ध है। जैसे अगर हम कहें, इसको प्रायः बिहार में अ बोला जाएगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ए बोला जाएगा। अगर ये अ होगा तो फिर अमरूद बोलना पड़ेगा। अमरूद हम बोलते नहीं हैं, हम बोलते हैं अमरूद। तो ऐसी दशा में इसकी शुद्ध ध्वनि क्या होगी? अ। शुद्ध ध्वनि को करते वक्त एक बात का जो ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो जो मानक ध्वनि है उसके निकलने में हमारे मुंह की जो बनावट होगी, क्योंकि हमारी जो ध्वनि है वो सांस जब बाहर निकल रहा होता है तो उसको हम अपने कंठ से टकरा करके और मुंह को एक आकार देते हैं, और भीतर में जिह्वा हमारे तालू के अंदर कहीं ना कहीं टकराता है। उस आधार से अलग अलग ध्वनियों का निर्माण होता है। तो इस स्थिति में
अ का उच्चारण जो है सीधा कंठ से आती है और मुंह को गोल अगर करेंगे आप तो ओ हो जाएगा। इसमें गोल करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, एकदम से आराम से इसको खोलिए। अ ये अ है और इसके साथ आ। इसके बाद इसको और इसको हमारे यहां प्रायः हर्षही दीर्घही या हरसोई दीर्घी या बहुत अच्छे से अगर किसी ने कोशिश की तो इसको पढ़ेंगे ई। लेकिन यहां पर भी दिक्कत है। दरअसल ये हरस्व ई का मतलब है कि इसको बोलने में समय कम लगना है और इसको बोलने में जितना इसको बोलने में समय लग रहा है उससे 2 गुना ज्यादा समय लगाना। मतलब अगर इसको बोलने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, बस हल्की सी मुस्कुराहट जितने होठ को खोलते हैं उतना ही खोलना है। ई बस हल्की सी मुस्कुराहट जितना ई, तो ये हो जाएगा। और इसको बोलने के लिए मुस्कुराहट थोड़ी बढ़ाइए। ई। अब इसको अगर बोल के देखें, आ ई उसी तरह से ऊ, हल्का सा होठ को गोल करके हल्का सा जहां हमारा होठ है वहीं पर गोल करेंगे और बोलेंगे ऊ। दूसरा, इसको बोलने के लिए होठ को गोल करते हुए बाहर की तरफ निकालेंगे, ऊ। तो इस प्रकार हम इसको बोलेंगे आ ई ऊ। और एक और ध्वनि है री। प्रायः लोग ये सोचते हैं कि यह र हर स्वीकार है। जी नहीं, दरअसल ये गलत भ्रांति है। इसका प्रयोग अगर आपको समझना हो तो आप ऐसे समझें, मृग, अगर र हर स्वीकार लगाते हम तो यह होता मरिग, जबकि यह है इसका रे, मृग, ऋषि। ए ऐ ओ औ अंग अह। तो इस तरह से हम स्वर वर्णों को उच्चारित करेंगे। स्वर वर्ण मतलब जिसको बोलने में किसी और के मदद की आवश्यकता नहीं हो, तो ऐसे वर्णों को हम स्वर वर्ण के रूप में जानते हैं। अब हम व्यंजन वर्ण की तरफ बढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण में हम क से शुरुआत करते हैं, जिसको बोलने में स्वर की सहायता की आवश्यकता है। इसका मतलब क जो है, या इसमें क और अ दोनों मिला हुआ है, क और अ, बिना अ के क नहीं बोला जा सकता है, इसीलिए ये व्यंजन कहलाता है, क्योंकि उसमें स्वर की आवश्यकता होती है। अब इसको हम क्षेत्रीय प्रभाव की वजह से क बोलते हैं तो क नहीं बोलेंगे, बल्कि जैसे अ बोलते समय आराम से हमने मुंह को खोला था, गोल नहीं बनाया था, उसी तरह से क बोलते समय आराम से मुंह को खोलेंगे, क। ख में क्या है कि थोड़ा ज्यादा हवा लगाने की जरूरत होती है, ज्यादा ताकत आप अंदर से लगाते हैं, ख। और ग, फिर घ में वही बात है, थोड़ी और ज्यादा ताकत हवा लगाने की जरूरत होती है, घ। दरअसल ग और ह मिलकर के घ बनता है, क और ह मिलकर के ख बनता है, यही नियम है। और सबसे मुश्किल जो है ये है, इसको हम लोग प्रायः अंगा बोलते हैं। अंगा दरअसल इसके मानक उच्चारण नहीं है। अंगा अगर बोलेंगे हम तो इसका मतलब है कि हम जो लिख रहे हैं वो ये हो जाएगा। दरअसल ये इसका मानक नहीं है। इसमें अ पहले नहीं ध्वनित होता है। अगर अ पहले ध्वनित हो जाएगा तब तो बात दूसरी हो जाएगी। पहले तो व्यंजन को आने की आवश्यकता है, पहले स्वर कैसे आ सकता है? इसके पहले स्वर पहले उच्चारित नहीं करना है। तो ये क्या ध्वनि है? इसकी ध्वनि जो है वो नाक से होती है हमारी, यहां से ये है इसकी ध्वनि। इसी तरह से
च, छ, ज, झ, और ये बहुत सारे लोग इसको यों बोलते हैं, यों। दरअसल यों ये नहीं है, ये है, फिर इसमें हम नोजल ये नाक लगाते हैं, न्या, 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 ये उच्चारण होता है। च, छ, ज, झ, न्या। ट, ठ, ड, ढ, और इसको प्रायः हमारे यहां टवर्गी नो बोला जाता है। यह ठीक नहीं है। टवर्गी न क्यों? चूंकि ट में आता है इसीलिए टवर्गी न नहीं। दरअसल इसके लिए जो ध्वनि है, उस ध्वनि को समझने की जो आवश्यकता है वो है ण, ण। अब इसको कैसे बोलेंगे, ये मुंह के अंदर में क्या प्रक्रिया होती है, इसको आपको समझने की जरूरत है। दरअसल ये समझिए कि मेरा तालू है, इसको आप तालू समझिए, मुंह का ऊपरी हिस्सा, और इसको जीभ समझिए। तो आप जीभ को ऐसे मोड़ करके पीछे ले जाते हैं और आगे धक्का मारते हुए न जब बोलते हैं ण, तब उच्चारित होता है ण, 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 ण। अगर आप सीधा धक्का मारेंगे तो न, अगर सीधा टच करेंगे, सीधा स्पर्श कराएंगे ऊपर तालू में, तो न निकलेगा, न। और पीछे मोड़ करके आप ऐसे और तब टक्कर मारेंगे न, तो ण होगा। फिर इसको ण बोलेंगे तो आपको टवर्गी न बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए गणेश जब बोलेंगे तो आप कैसे बोलेंगे? ग टवर्गी नएश, कैसे बोलेंगे? फिर तो ये गलत है ना, ये ठीक नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग ण बोलेंगे। त, थ, द, ध, न। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। त, थ, द, ध, न, ये स्पष्ट है। हाँ, बस ध्यान रखें कि उसी तरह से तो नहीं बोलना है, मुंह को गोल नहीं करना है। दरअसल हमारा राज्य जो है किसी समय बंगाल के साथ रहा था, और बांग्ला जो है वो ज्यादा ओकार वाली भाषा को लेकर के वहां पर संतोष रोशोगुल्ला बोला जाता है, तो उसका थोड़ा सा प्रभाव होने की वजह से हमारे यहां भी इस चीज को देखा जाता है। तथा दधा न, प, फ, ब, भ, म। आपने कभी सोचा है कि हमारा सबसे करीबी रिश्ता जितना भी है वो इसी वर्णमाला से शुरू होता है? जैसे पापा, मम्मा, बाबा, और बच्चे सबसे पहले जिस ध्वनि को उच्चारित करते हैं वो पवर्ग ही होता है। आप इसको जरा ध्यान दीजिएगा। अब आखिरी में जो है सबसे महत्वपूर्ण ये तक तो ठीक है। ये तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसको प्रायः हम लोग गलत उच्चारित करते हैं। इसके लिए हम लोग जीभ को फिर पीछे ले जाकर के, जहां हमें नहीं धक्का मारना चाहिए वहां पीछे ले जाकर के धक्का मार देते हैं, ड़ बोल देते हैं, ड़, जबकि ये है र। इसका शुद्ध सही उच्चारण करने के लिए बचपन में हम लोग जो एक खेल खेला करते थे, जीभ को ऊपर यहां पर आप दांत के पीछे जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसमें सटाइए, और गाड़ी चलाते थे ना बचपन में, इस तरह का प्रैक्टिस करना चाहिए। र, वहां जब सीधा जीभ टच होगा र, तो शुद्ध उच्चारण इसका होगा र। अन्यथा ये क्या हो जाएगा, ये अगर आप इसको पीछे से लाकर के टकराते हैं र, तो ये हो जाएगा। ये ध्वनि अलग से हमारे पास प्राप्त होता है, वो इस पर हम लोग थोड़ी देर बाद चर्चा कर सकते हैं। तो य, र, ल, व, ये भी अपने आप में एक मजेदार ध्वनि है, जिसके साथ हम लोग इसके बजाय अक्सर इसका उच्चारण कर देते हैं। व के जगह पर ब बोल देते हैं। ये
व के उच्चारण में आपको होठों को सटने नहीं देना है, होठों को गोल करके आगे की तरफ ले जाना है। व और ब में दोनों होठ सटते हैं। इस बात के अंतर को समझने की आवश्यकता है। जब आप व बोलें तो होठों को सटने ना दें। व बहुत सारे लोग एक विकृति करते हैं कि होठों को चूंकि सटने नहीं देना है तो वो ऐसा करते हैं, व अपने दांत को होठ पर ले आते हैं और तब बोलते हैं व। तो ये एक विकृति है। हालांकि वो शुद्धता की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उसमें एक विकृतियां भी आ जाती है। उसका सही आकार जो है वो ऐसा है कि होठ को गोल करके आगे बढ़ाएंगे, व। अब जो है असल में इसको मैं यहां लिख देता हूं। हाँ, इस तीनों को हमारे यहां बहुत ही विचित्र नाम से पुकारा जाता है। तालब सौ, मूर्धन सौ, अदंत सौ। तालाब उलाब नहीं है जिसमें डूब करके मर जाने की आवश्यकता हो, ठीक है। तालव्य मतलब जिस ध्वनि को निकालने के लिए इस श को तालु में जीभ को सटाने की आवश्यकता होती है। श, शंकर। अब उसके बाद जो दूसरा है, चूंकि इसको मूर्धन्य श बोलते हैं तो मतलब मूर्धा, दांत के पीछे जो एक उभरा हुआ हिस्सा है, आप जीभ से टच करके, छू करके, स्पर्श करके देख सकते हैं, तो वहां जीभ को रखिए और बोलिए श, श। तो ये हुआ श, ये हुआ श। और ये वाला, इसको हम दंती स जो बोलते हैं, मतलब इसका मतलब है कि दांत पर दांत रखिए दोनों आगे और सिसकारी लगाइए, स, सांप, साथी। तो इस तरह से स होगा। श, श, स, ह, ह। सारी ध्वनियों में सबसे ज्यादा ताकत लगानी होती है, वो है ह। और फिर एक और कठिन ध्वनि हमारे पास, यह दरअसल संयुक्त वर्ण है। इसमें क आधा है और श है। अच्छा, ये इसको मैं यहां लिख देता हूं, क आधा और श, ये मिलकर के बनता है। तो इसका उच्चारण बड़ी कठिन, एक चुनौतीपूर्ण काम है। प्रायः इसको लोग छ बोल देते हैं, इस वाले का उच्चारण कर देते हैं। इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा, इसको हम लोग सुने। क्ष, क्ष, क्षमा, शिक्षा। तो इस तरह से क्ष को उच्चारित करेंगे हम। और इसी तरह से एक और है त्र, यह त आधा और र के मिलने से बना है। और अंत में एक ध्वनि, इसको हम इतना भ्रष्ट उच्चारण करते रहे कि अब मानक रूप में यह भ्रष्ट ही शुद्ध माना जाता है। जो शुद्ध है वह बोल देने पर तो आप परेशान हो जाएंगे। दरअसल ये ज्ञा है, ज्ञा, लेकिन इसको हम ज्ञा बोलते हैं। अगर आप बोलेंगे ज्ञान तो लोग कहेंगे कि आप गड़बड़ बोल रहे हैं। क्योंकि इतना ज्यादा हम भ्रष्ट बोलते रहे कि वही मानक शुद्ध माना गया, तो ज्ञान आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दरअसल ये हम चूंकि ध्वनियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वर्णमालाओं को, तो ये ज्ञा है। ज और न मिल करके आप इंग्लिश में देखेंगे तो JN लिखा हुआ आपको मिलेगा इसके लिए। तो इस तरह से हम क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ। इन वर्णमालाओं को समझे। बोलने की कला में आज इतना ही। नमस्कार।